Today we grieve for the 4 heroic American service members who have been killed in action and send our love and support to their families. In their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people, and a threat indeed it is. We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media, I think he'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now, I guarantee you that, to go through what I had to go through. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. और इस पर आगे चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। एयर कॉमोडोर एएस बहल साहब हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। कॉमोडोर विक्रमजीत सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल एसके मलिक हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा भी हैं। बहल साहब, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। आज ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान है कि जंग अभी नहीं रुकेगी, 4-5 हफ्ते आगे और चलेगी, और अभी तो हमने पूरी ताकत से हमला नहीं किया। अब आगे ट्रंप क्या करेंगे? वो किस और बड़े हमले की बात कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे आज एक्चुअली ट्रंप की जो स्पीच थी वो थोड़ी बोरिंग लगी। जैसे वो कह रहे थे ना, आई विल गेट बोर्ड, आई विल नॉट गेट बोर्ड, वो इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। पर ये मुझे लग रहा है जैसे एक वरीसम सिग्नल है, जैसे वो वरिड है किसी बात से। वो वरिड है कि बॉडी बैग्स आने शुरू हो गए, वो वरिड है कि उनके जहाज गिरने शुरू हो गए, चाहे वो कहे फ्रेंडली फायर है। अभी इन्होंने इन चीजों की चर्चा नहीं की, लेकिन जिस हिसाब से एक प्रेसिडेंट की स्पीच होती है जहां वो बताता है कि मेरा विजन क्या है, हमने क्या अचीव किया है, आगे हम क्या करने वाले हैं, और जब वो कहता है कि वो संवेदनशील है अपने 4 जो उनके 3 या 4 जो मारे गए हैं उनके सोल्जर्स, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की जो 150 के करीब बच्चियां मारी गई हैं स्कूल गर्ल्स के स्कूल के अटैक के ऊपर। तो कहीं करना कहीं ये स्पीच मुझे एक प्रेसिडेंट की स्पीच नहीं लगी, लेकिन एक ऐसी स्पीच लगी, इसमें 1-2 चीजें आप आगे अगर पूरी स्पीच सुने तो जहां वो कहते हैं कि आई वुड हैव बीन किल्ड, आई शॉट हिम बिफोर आई गॉट किल्ड। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं शोभा नहीं देती एक प्रेसिडेंट के स्पीच के अंदर, एक मैच्योरिटी नहीं दिखाती। और दूसरी चीज है, उन्होंने बात करी 4 to 5 वीक्स की। उन्होंने ये भी बात करी कि मैं इसको तब तक करूंगा जब तक इनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते। तो अगर उनके एग्जिट स्ट्रेटेजी क्लियर क्या है उनकी, वो उन्होंने अभी तक नहीं बताई। शुरू में जब एक बार बात की थी, उन्होंने स्पीच दी थी, तब इन्होंने कहा था कि मैं इस रजीम को उखाड़ फेंकूंगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे क्लैरिटी नहीं है कि अगर जो आने वाले हैं, अब यहां तक बात आ रही है कि अराफी को भी मार दिया गया है, जो कि इंटरिम काउंसिल के हेड थे, जो अयतोल्ला खुमैनी के बाद उनको बनाया गया। तो ऐसी अभी खबरें आ रही है, कंफर्म नहीं है, कि उनको भी मार दिया गया। तो क्या आप हर ईरानियन को मारेंगे जब तक आपको कोई मॉडरेट नहीं मिलेगा? क्या आप बूट्स ऑन ग्राउंड को भेजेंगे, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो करेंगे? और कितना एट्रिशन लेंगे? जितनी देर आप वॉर को खींचेंगे उतने बॉडी बैग्स आएंगे, उतना आपका अमेरिका के अंदर पॉपुलैरिटी की रेटिंग गिरती रहेगी। आज भी 36 से 38% तक गिर चुकी है, और मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ट्रंप वरिड थे, उनका कोई स्पीच में मुझे कोई वो जोश या जान नहीं दिख रही थी। दूसरी बात आती है कि जो आज एक वॉर का एक्सटेंशन हो गया है, हमने देखा कि रिफाइनरी है, अरामको रिफाइनरी को अटैक किया गया, हमला किया गया, जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर है।
और कतर का एलएनजी कॉम्प्लेक्स सेंटर को अटैक किया गया। तो ये जो अटैक्स करे जा रहे हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो इससे ऑयल प्राइसेस और स्पाइक होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज भी। तो इसका मतलब पूरा विश्व, आप अपना बोर ना हो जाए, आप जी। उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जो विश्व पे इसका इफेक्ट हो रहा है इस वॉर का, खासकर भारत पे भी, जिसके 1 करोड़ लोग उस मिडिल ईस्ट में, और सेकंड बिल्कुल लार्जेस्ट रेमिटेंसेस आती हैं, और 85% हमारा तेल जो है हम आयात करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल और सोचिए, हम आज ही 7 से 8% बढ़ चुकी हैं तेल की कीमतें, $77 to $80 तक आ चुकी हैं। तो आने वाले समय में और कितनी स्पाइक करेंगी। बिल्कुल, और दुनिया भर में इसका असर पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त AK सिवाच साहब भी जुड़ चुके हैं और कॉमोडोर विक्रमजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। उससे पहले दीप्ति तनेजा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक बिजनेस माइंडसेट के तौर से इसे समझा जाए या एक पावरफुल कंट्री के तौर पर इसे देखा जाए? प्रिया, देखिए, कर क्यों रहे हैं का तो शायद आंसर अब ट्रम्प भी खो चुके हैं कि मैं कर क्यों रहा हूं। क्योंकि अगर हम अमेरिका का इतिहास उठा के देखें तो उनको एक पपेट सरकार वहां पे एस्टैब्लिश करने की आदत है जहां पर रिसोर्सेज होते हैं। चाहे वो लिबिया हो, पहले जब जब गद्दाफी को हटाने की बात हुई थी, चाहे वो सद्दाम हुसैन को इराक की बात हो, चाहे वो यमन की बात हो, चाहे वो क्यूबा की बात हो, जहां उनको रिसोर्सेज दिखते हैं वहां उनको एक पपेट सरकार बनानी होती है। तो जैसे कि अभी बहल साहब भी कह रहे थे कि स्टार्टिंग में तो उन्होंने कहा भी था कि मुझे रिजीम चेंज करनी है, रजा पहलवी को लाने की बात हो रही थी, वो अमेरिका में बैठे हैं, यहाँ पे वो ग्राउंड पे कैसे आएंगे। लेकिन ये जो सरप्राइज फैक्टर ईरान ने दिखाया है वो शायद ट्रंप को भी एक सेटबैक पे ले गया है। ट्रंप को भी नहीं पता कि अब वो इस समय चाहते क्या हैं। क्या वो एक मॉडरेट लीडर आने की वेट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, हिजबुल्ला के एक्सपीरियंस से ईरान तो बिल्कुल अच्छी तरह सीख गया है कि वो लेयर्स अपॉन लेयर्स ऑफ हियरार्की, जिसको कह लीजिए, वो तैयार करके बैठा हुआ है। क्योंकि अगर अब हम डे 3 पे पहुंचे हुए हैं, अगर हम डे 1 की बात करें तो पहली और दूसरी स्ट्राइक में ही, जहां तक हम समझ पाते हैं प्रिया, वो आयतुल्ला खमीनी की तो ऑलरेडी वहां पे वो एलिमिनेशन कर ही चुके थे। बावजूद इसके उनका जो एक रैम्पेज है, जो एक तबाही वाला मोड और एक रिवेंज वाला मोड ईरान ने अपनाया हुआ है, वो तो उनकी डेथ के बाद से भी उन्होंने अपना लिया था। बात हो रही थी कि शायद उनके फॉरेन मिनिस्टर थोड़े लिबरल हैं, वो लिबरल नहीं दिख रहे, उनके प्रेसिडेंट की बात हो रही थी, वो लिबरल नहीं दिख रहे हैं। तो कहां आके क्या रुकेगा? किसी लिबरल की वेट करेंगे या रिजीम ओवरथ्रो का? तो उनको बिल्कुल समझ में आ गया है कि रिजीम ओवरथ्रो पॉसिबल नहीं दिख रही। जिस टाइप से पूरा पूरा ईरान, मैं वर्ल्ड की तो अभी बात ही नहीं करी हूं, पूरा ईरान का शिया जैसे मुस्लिम इकट्ठा हुआ हुआ है। देखिए, वो एक रेडिकल देश है। मैं बिल्कुल ईरान के रेडिकलाइजेशन के फेवर में नहीं हूं, लेकिन जिस टाइप की कार्रवाई ट्रंप करना चाह रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि उससे वो रिजीम ओवरथ्रो कर लेंगे, वो होता तो इस समय प्रिया नहीं दिख रहा है। वो बिल्कुल बैकफुट पे आते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शुरुआती अगर हम ट्रंप की स्पीच देखें तो वो बोल रहे थे कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये वॉर खत्म होने की बात हो रही थी। अब वो खुद भी इस बात को मान रहे हैं कि 4 से 6 हफ्ते चल सकते हैं। तो भाई, तुम्हारे इस नॉन बोरिंग के सिलसिले में पूरे वर्ल्ड का क्या हालत होगी, इकोनॉमी कितनी तहस नहस हो जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी बंद हो चुका है। दीप्ति, इसका असर हमें आज से दिखाई भी देने लगा है। जिस तरीके से देखिए, क्रूड ऑयल की हम बात करें या आप अलग अलग चीजों की बात करें, गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो वो सिलसिला इकोनॉमी पर दिखना शुरू भी हो चुका है। इसके सिवाच साहब, जो बात अभी प्रोफेसर दीप्ति कर रही हैं, रिजीम चेंज करना, क्या इतना आसान ट्रंप के लिए है? कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि ट्रंप को पहले ये बताया गया था कि सब कुछ सेट है, जैसे ही खामनेई को मारा जाएगा ईरान के बड़े तमाम जो दूसरे नेता हैं वो सरेंडर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या ये ट्रंप भी कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए कि वो जो करना चाह रहे हैं वो उसके उलट सब कुछ हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है प्रिया कि कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया है ईरान की कैपेबिलिटी को भी, और ईरान के अंदर जिस प्रकार से IRGC है और उसका पॉलिटिकल सेटअप है। अगर बात आती है रिजीम चेंज की, जब तक रिजीम चेंज नहीं हो सकती जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है। और आप देखें लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ या अफगानिस्तान में क्या हुआ, अगर जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे तो आपकी रिजीम कोलैप्स हो सकती है। यहाँ कोलैप्स का इतना ज्यादा इफेक्ट हो नहीं रहा है क्योंकि अयातुल्लाह अल खमैनी के मरने के बाद अमेरिका ने सोचा था सब चीज कोलैप्स कर जाएंगे और उसके बाद फिर ईरान घुटनों पे आ जाएगा और कहीं ना कहीं बातचीत के दौर पे आएगा, कहीं ना कहीं रिजीम चेंज हो सकती है ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं हुआ।
क्योंकि जैसे अयातुल्ला अल खमैनी मारे गए, वो एक सक्सेशन प्लान बना के गए और आईआरजीसी उससे भी ज्यादा जोरों से हमले करने लगी। तो ये सोचना कि अयातुल्ला अल खमैनी के मारने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी भूल हुई है अमेरिका की। दूसरी बात यह है कि अभी भी जो ईरान के पास जमावड़ा है वो 6 से 8 हजार मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन्स है, और शाही ड्रोन्स जो कि एक बहुत ही काबिल ड्रोन्स है। उसके बाद उसके पास लॉटरिंग अम्यूनिशन भी है। तो ऐसे में ये सोचना कि ईरान जल्दी हाथ खड़े कर देगा, वो भी नहीं होगा। तो ईरान में कैपेबिलिटी है लंबा लड़ने की। उसके बाद मैं मानता हूं ईरान की दो वीकनेस है। ईरान की जो एयर डिफेंस और एयर पावर वीक है। एयर डिफेंस जो उसको मिली थी चीन से HQ-9B और S-300 रूस से, वो इतनी इफेक्टिव नहीं निकली। इसीलिए इनके जो हमले थे अमेरिका और इजराइल के, वो उसके ऊपर कुछ टारगेट को हिट किए। मगर जो ईरान ने भी हमले किए हैं पलट, इजराइल में भी नुकसान। और ईरान चाहता क्या है? ईरान ने जो मिडल ईस्ट के अंदर बेसिस थी अमेरिका की, चाहे वो कुवैत में थी या यूएई में थी या सीरिया में या सऊदी अरेबिया में थी, बहरीन में थी या कतार में थी, उनको हिट किया। वो क्यों हिट किया? कि वो एक रीजनल वार हो गया। अब ये कंट्री प्रेशराइज करेंगे अमेरिका को कि भाई लड़ाई बंद करें, और इकोनॉमी को हिट किएगा। क्योंकि आपको पता है $18 बिलियन अमेरिका ने यूएई में ही इन्वेस्ट कर रखा है, दुबई में ही इन्वेस्ट कर रखा है। वहां पर ट्रंप टावर है, वहां पर गोल्फ कोर्स है। तो ये सारा इकोनॉमी डिगमगाएगी मिडिल ईस्ट की। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरा, ये नजदीक है ईरान के, तो इनके ऊपर हमला करना आसान था, सरप्राइज फैक्टर था। तो आप देखें पूरा मॉडल चेंज कर दिया ईरान ने इन कंट्रीज को हिट करने से, जी। पूरा का पूरा सिस्टम। दूसरा, हिजबुल्ला और हौती रिबल। हिजबुल्ला जो है वो बहुत सक्रिय हो गए हैं लेबनान से, वो हमला कर रहे हैं नॉर्थ इजराइल पे। और हौती रिबल जो है रेड सी के अंदर शिप को ब्लॉक करें। एक इसने और काम किया, जो स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया। जब स्टेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक का 20% वर्ल्ड का ऑयल यहां से जाता है। और यही नहीं कि अब जो रेट्स हैं ऑयल के, वो $100 पर बैरल से ज्यादा अगले 3-4 दिन में चले जाएंगे, और करीब करीब $150 पर बैरल चले जाएंगे 10-15 दिन में। तो लड़ाई इतनी जल्दी बंद नहीं होगी, लड़ाई लंबी चलेगी। बिल्कुल। और अमेरिका का एंड प्लान नहीं है, जो एंड स्टेट होना चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी डोनाल्ड ट्रंप इसमें क्लैरिटी है। अमेरिका की क्लैरिटी नहीं है। वो बस सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ईरान ऐसा कर लेगा। वो बिल्कुल नहीं हुआ। और मुझे लगता है इजराइल को भी एक बड़ा सेटबैक लगा है। इजराइल ने ये सोचा था कि मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम लगाया इस बार। उन्होंने ये भी मानना पड़ेगा कि पिछली बार उन्होंने लेसन सीखा था कि उनका जो एयर डिफेंस था वो मल्टी टीयर नहीं था। इस बार क्या क्या है? आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम भी है। मगर इसके बावजूद भी हमले सटीक हुए हैं, क्योंकि कोई भी ये डिफेंस सिस्टम 100% रोक नहीं सकता। तो इजराइल को भी नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि जो सोचा था जी। अमेरिका ने और वैसा इजराइल हुआ ने, नहीं। वैसा नहीं हुआ। बिल्कुल। और ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई मुझे लगता है कि जितनी लंबी चलेगी, एडवांटेज है ईरान को। ईरान के पास रेजिलेंस ज्यादा है। ईरान की जो IRGC है, वो लॉयल्टी है, वो लॉयल्टी देश की तरफ नहीं बल्कि पार्टी की तरफ है। तो जो अयातुल्ला अल खमैनी के बाद हमने सब सोचा था कि वहां पर एक प्रकार से कंफ्यूजन होगा और वो डर जाएंगे, घुटनों पे आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल। बल्कि हमले हमले जो जी। है प्रिया, वो बड़े हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ईरान जो है उसकी पावर भी बड़ी है, स्ट्रेंथ भी बड़ी है, और उसका मोराल भी है। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि एक सेटबैक है अमेरिका के लिए कि उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ईरान जो है इतने जोरों से हमले करेगा और इतने जोर से जवाब देगा। एक और है न्यूक्लियर जो उनकी फैसिलिटी है जी। इफ्सान में, फोर्दो में और नताज में। ये भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट आई है, उनके ऊपर हमला होने के कारण हो सकता है वहां के जो यूरेनियम है वो जो रेडिएशन बाहर निकल सकती है। इसकी हाँ, और कंफर्मेशन नहीं है। कई शहरों को खाली भी कराया जा सकता है, ऐसी भी खबरें हैं। हालांकि हम इसका दावा नहीं कर रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वहां की मीडिया के रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर जरूर है कि एक रेडिएशन और ऐसा चीज इसमें प्रिया, इसमें प्रिया प्रॉब्लम यह है कि ये इसका इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट ईरान में नहीं होगा। ये जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं
उसमें भी इसका रेडिएशन का इम्पैक्ट हो सकता है अगर ये लीक करती है, जी। जिसकी कंफर्मेशन नहीं। तो ओवरऑल सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, हाँ। फ्लूइड है, मगर ये सोचना कि ईरान जल्दी हाथ खड़े कर देगा, मुझे लगता ऐसा है ये ऐसा नहीं गलत नजर होगा। आ रहा। बिल्कुल मलिक साहब, कल ट्रंप ने एक और बयान दिया कि IRGC हमारे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार है। एक और बयान उसके बाद दिया कि या तो मौत को गले लगा लो, मौत का सामना करो, या तो सरेंडर कर दो। तो ट्रंप की ही बातों में इतना कंफ्यूजन क्यों है? कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। क्या उन्हें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई किसी भी बात के लिए? प्रिया जी, देखिए पिछले एक साल से जो ट्रंप साहब के जो वक्तव्य हैं विभिन्न विभिन्न विषयों पे, आप अगर उनका एनालिसिस करेंगे उनमें कंसिस्टेंसी कभी नहीं आती है। जो ये कल का उनका जो वक्तव्य था, जो उन्होंने अलग अलग टाइम पे दो वक्तव्य थे, उनमें खुद विरोधाभास साफ साफ झलकता है। कल उन्होंने जो IRGC के बारे में वक्तव्य बोला, मुझे लगता है कि ये मैम ये एक मिस इन्फॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल ऑप्स जो होते हैं किसी भी ऑपरेशन का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होते हैं। उससे क्या आता है कि एक तो वर्ल्ड ओपिनियन बनाने में लगता है एक मदद मिलती है, इसके साथ साथ नैरेटिव सेट करने में मदद मिलती है, और साथ दूसरी जो अपोजिशन है उसकी थोड़ा मोराल को डाउन करने में भी आपको कुछ हद तक आप सफल हो जाते हो। इसकी रूट्स बहुत गहरी है। ये प्रोविडेंटली मिलिट्री कम धार्मिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ये डायरेक्ट खमेनी साहब के अंडर में थी, आज जो भी उनके ऑफिशिएटिंग है उनके अंडर में है। और इसके जो कमांडर्स, भले इसकी टॉप लेयर एलिमिनेट कर दी गई हो, लेकिन इसकी जैसे कि सर बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि किसी भी ऐसी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग सक्सेशन है वो तैयार रहता है, क्योंकि ये चीज पिछले 3 महीने से क्लियर हो चुकी थी कि ये जो ऑपरेशन है, यानी ये युद्ध इनएविटेबल है। और इन सब कंडीशन को देखते हुए जो बातचीत का जो दौर चल रहा था अलग अलग जगह, वो एक फार्स था, वो एक पर्दा था। पर्दे के पीछे दोनों देशों को मालूम था कि ना तो वो इतनी कंडीशन मानने वाले, और ना ही अमेरिका को भी मालूम था कि ये मानेंगे नहीं, और ईरान को भी पता कि ये कंडीशन हम मान लिए तो ये सरेंडर है, युद्ध से पहले ही सरेंडर है। तो इसे दोनों साइड को ये पता था कि ये जो युद्ध है ये तो होके ही रहेगा। दोनों तैयारी कर रहे थे अपने अपने पक्ष में। ईरान की तैयारी अपने यहाँ पे थी, अपने रिसोर्स को डाइवर्स कर रहा था, जो डेंस उनके रिसोर्सेज थे उनको डिस्पर्स कर रहा था। अपने साइलोज और जो उनकी मिसाइल फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, उनको बेसिकली कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट के तहत उनको डिस्पर्स कर रहा था। और यही बात, चूंकि ये उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। और उसके साथ जैसे अभी हम देख रहे थे पूरे दिन के अंदर कि ईरान के अंदर से कुछ फोटो आ रहे हैं जिसमें वो बेसिकली टनल दिखा रहे हैं ड्रोन्स की। ये बात सही है, उनके पास ड्रोन की एक ऐसी खेप है, और मेरे ख्याल से प्रोडक्शन भी इतना ज्यादा है कि इसके सहारे वो उसको खींचने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि IRGC का पॉइंट यह है कि ईरान का हरदम कोशिश रहेगी कि अमेरिका इसको लंबा खींच के अमेरिका इजराइल को मजबूर किया जाए कि वो कुछ न कुछ किसी रूप में अपने सोल्जर्स को यहां पर लेके आए और उतारना शुरू करें। जी जी। तो प्रिया जी, विक्रमजीत जी, सर आप थोड़ा सा अपना नेटवर्क भी दुरुस्त करा लें, मैं वापस आऊंगी। विक्रमजीत जी, ट्रंप ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास बहुत बड़ी सेना है और तेज हमले करेंगे, लेकिन ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है वो शायद सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड है। और अब तमाम इस तरह के रिपोर्ट्स भी है कि ईरान ने बाकायदा एक पूरा शहर बसाया हुआ है, मिसाइलों का शहर है, अंडरग्राउंड चीजें हैं। मुझे नहीं पता कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन दावे इस तरह के भी किए जा रहे हैं। तो जैसे कि इससे पहले सिवाज साहब भी कह रहे थे, बैल साहब भी कह रहे थे कि क्या अंडर एस्टिमेट कर लिया ईरान को? प्रिया जी बिल्कुल सही बात कही थी जनरल सवैच ने, कॉमोडोर बाल साहब और इवन कर्नल मलिक साहब सेम बात कह रहे हैं। अंडर एस्टिमेशन एक बात होती है, दूसरी बात मैं समझ रहा हूँ इस बार ईरान की स्ट्रैटेजी कुछ अलग नजर आई। पिछले साल जो हमले हुए थे और जो उनके बंकर बस्टर बॉम्ब वगैरह के साथ जो उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमले हुए थे, उसके बाद जो ईरान का जो भी उनका रिटर्न या उनका जो सवालिया मतलब उनका जो जवाब था उसको केवल इजराइल के प्रति था, जो भी उनके प्रॉक्सी उनके जो थे उनके साथ उन्होंने किया, जैसे लेबनान हुतीज वगैरह के साथ। किंतु इस बार उन्होंने सारे यूएस की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये ऑब्वियसली ये दिखाता है कि भाई हमने जो जून में आपने हमारे साथ हमले किए थे, पिछली बार हमारे ऊपर किए थे, 9-10 महीनों में उन्होंने कितनी तैयारी की है, कितनी स्टडी की है। और ये शायद उनको कहीं ना कहीं पता था कि इस बार हमें ऑल आउट जाना है, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस, इजरायली इंटेलिजेंस, यूएस इंटेलिजेंस को एक पल पल की खबर थी कि कहाँ खमेनी साहब हैं, कहाँ
उठ रहे हैं। ये भी सुनने में आया था कि 28 को मीटिंग होगी, उनके बारे में भी उनको कुछ पता था। और सैटरडे को इजराइल वार नहीं करेगा, लेकिन वो उन्होंने वार किया। तो जब इतनी पल पल की खबर वो रख रहे थे और इतनी उनको इंटेलिजेंस थी, तो अवश्य उनको इतना भी पता होना चाहिए था कि ईरान ने कितनी तैयारी की है। किंतु इस मतलब फ्रंट पे तो वो चूकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी ये कह देना कि ईरान ने जो भी किया है उससे उसकी किसी प्रकार से विजय निश्चित है, ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ईरान किसी भी, चाहे वो एयर पावर हो, चाहे जनसवाज ने बोला मिलिट्री पावर हो, इवन नेवल किसी भी एसेट में आप देखेंगे तो उनका कोई भी तुलना अमेरिका के सामने नहीं है। किंतु क्योंकि इस बार अटैक आपने अमेरिका ने किया है, इजराइल ने पहला अटैक किया है। एक और बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि नैरेटिव जो उन्होंने सोचा था कि वर्ल्ड का जो रिस्पॉन्स होगा, वो वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा एक तरह से इसका जश्न मनाएगी कि हमने मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी ने एक और रिजीम चेंज कराई, हम वहां पीस और स्टेबिलिटी लाए हैं। लेकिन जो रेपरकेशंस आपने देखे, लोग सड़कों पे उतर आए। जिस दिन पहले दिन ही लोग सड़कों पे उतर आए, जब आप कई चैनल दिखा रहे थे, फुटेज दिखा रहे थे कि पाम जुमेरा पे हमला हुआ, बुर्ज खलीफा पे हमला हुआ, जब उन्होंने दुबई एयरपोर्ट बंद किया, उसी टाइम लोग सड़कों पे उतर आए थे इन सपोर्ट ऑफ ईरान एंड मतलब एंटी इजराइल और यूएस एक्शन। तो ये एक बड़ा सेटबैक मेरे को लगता है इस बार बिल्कुल उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा नैरेटिव हमें मिलेगा, ऐसा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि हम जो करेंगे और सब लोग हमें वाहवाही देंगे। और ईरान इस बार अपने आप को कह रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बाकी खाड़ी के देश भी मानते हैं कि हम ही एक हैं जो हम मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं। और ये एक बात मानने वाली है, कहीं ना कहीं बाकी के देश भी ये मानते हैं कि हाँ, अगर कोई अमेरिका को या इजराइल को चुनौती देता है, हम मुसलमानों देशों के के बेसिस पे या हमारे बिहाफ पे, तो वो ईरान है। और आपने देखा होगा कि ईरान ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सिर्फ उनके एसेट्स को टारगेट किया, जबकि कई जगह ये उनकी इमेज को भी मलाइन करने की कोशिश की जा रही थी कि नहीं, सिविलियंस को उन्होंने टारगेट बनाया है, जबकि उनके खुद के स्कूलों में वो बच्चे मारे गए। तो ये समझने वाली बात है कि ये थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन अवश्य है। जो वो बोल रहे हैं 4-5 हफ्ते चलेगी, इसमें भी एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब तक आप वहां नहीं जाते हैं, आप वहां पे अपने आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो आप कुछ भी ऑन ग्राउंड नहीं रेजिम चेंज कर पाएंगे, ना ही आप कोई एक ऑल्टरनेट लेके चल रहे हैं, या आपके दिमाग में कोई ऑल्टरनेट है जो आप सोच रहे हैं। तो प्रिया जी, बिफोर आई कंक्लूड, मैं ये कहना चाहूंगा, ये आप आज न्यू कॉलोनियलिज्म ही देख रहे हैं। ये तरीका वही है कि जो ताकतवर देश हैं वो दूसरे देशों पे अपना जमावड़ा करना चाहते हैं। सर, मैं एक मिनट आपको रोकूंगी। इस वक्त एक नई तस्वीर भी आ रही है और ये बड़ी खबर बता दी, अमेरिका के B-1 बॉम्बर विमान ईरान की तरफ जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाले इलाके में अटैक होगा। तेहरान पर अमेरिका ने नए हमले की तैयारी कर ली है। तेहरान पर अमेरिका के B-1 बॉम्बर विमान ईरान में बम बरसाएंगे। बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला जो इलाका है, जो साइट है, वहां पर अटैक होगा। तेहरान पर अमेरिका ने नए हमले की तैयारी कर दी है और ये तस्वीरें सीधे इस वक्त आपके सामने देखिए। अभी हाल ही में ट्रंप ने कुछ मिनट पहले ही ये बातें कही हैं कि अभी और जंग की तैयारी आगे रखिए, क्योंकि अभी खत्म नहीं होने जा रहे, 4-5 हफ्ते आगे लग सकते हैं और अब इससे बड़ा हमला होगा। अभी तक तो हमने बड़ा हमला किया ही नहीं। बहल साहब, ट्रंप की ये बातें, और देखिए अब ये ताजा तस्वीरें ये बता रही हैं कि ट्रंप के दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। सारे कार्ड्स उन्होंने अभी भी अपने ओपन नहीं किए हैं। मोर देन दैट, मुझे ये लग रहा है कि अभी वो दायरा बढ़ाना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ वॉर का, ताकि इतना इंटेंस करें और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इतना डाउनग्रेड करें। अभी उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी एक्चुअली क्या है? ड्रोन्स की स्ट्रेंथ है उनके पास, अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हैं, चाहे वो फाता 2 ड्रोन है जो कि हाइपरसोनिक ड्रोन है, जो वो पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरा है खुर्रमशहर 4, वो भी ड्रोन जो है मनूवरेबल है और वो भी हाइपरसोनिक है। इसी तरीके से 4th जनरेशन के और भी उनके पास ड्रोन्स हैं। हालांकि ज्यादातर खेप जो है वो 2nd और 3rd जनरेशन की है, लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो भी 4th जनरेशन का है। और उनके पास ऐसे मिसाइल्स भी हैं, माफ कीजिएगा, मैं ड्रोन्स नहीं, मैं मिसाइल्स की बात कर रहा था अभी तक, जो अब ऐसे मिसाइल्स भी हैं जिनके पास क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, यानी कि हवा में ही बहुत सारे क्लस्टर बॉम्ब्स जो है बॉम्बलेट्स को
छोड़ दिया जाता है और एरिया टारगेटिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रोन्स में भी वो बहुत आगे हैं। उनके पास शायद 136 ड्रोन, 149 ड्रोन, शायद 129 ड्रोन, मोहाजिर ड्रोन, बहुत सारे टाइप के ड्रोन्स हैं जिनकी लंबी रेंजेस है, 1500 से 2000 किलोमीटर। इजराइल 1500 किलोमीटर के करीब में आता है। तो ये जो दो टाइप की शक्ति है, चाहे वो मिसाइल की है, ड्रोन की है, इवन एंटी शिपिंग ड्रोन उनके तालिए ही ड्रोन 2000 किलोमीटर की रेंज के हैं, माफ कीजिएगा 1000 किलोमीटर की रेंज के हैं। तो वो उसी रेंज के अंदर अमेरिकन नेवल शिप्स आती हैं। अब्राहम लिंकन भी उसी रेंज के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो इनकी शक्ति है वो इस समय अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर है, और वो टनल्स के अंदर एक पूरा नेटवर्क है सिटीज का, एंट्री एग्जिट का। उसके अंदर ही वो ड्रोन्स को भी छुपा के रखते हैं, मिसाइल्स को भी, और जब रिक्वायरमेंट होती है तो लॉन्चर्स बाहर आते हैं, मिसाइल्स को फायर किया जाता है और फिर जाके छुप जाते हैं, जिसे शूट एंड स्कूट पॉलिसी कहते हैं। तो उनके ऊपर अभी तक मेजर डैमेज कोई भी नहीं हुआ। आपकी बात सही है कि B1 B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके, वो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, 18,144 केजी का लोड कैरी कर सकता है एक B2 बॉम्बर, और उससे वो अटैक कर रहे हैं मिसाइल के एरियाज के ऊपर और वो वाली साइट्स जहां पे स्टोर की जाती है मिसाइल्स। लेकिन इनके बंकर बस्टर बॉम्ब अभी यूज नहीं हुए हैं। बंकर बस्टर को भी इस्तेमाल कर लें तो ये जो टनल्स हैं ये काफी डीप टनल्स हैं, और अगर आपके पास ये एग्जैक्ट बॉम्ब नहीं है जो उतना पेनिट्रेट करके एक्सप्लोड कर सके, तो उनके ऊपर भी जो डैमेज है बहुत कम होगा। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेशन है, कहीं ना कहीं वरी है, इसमें चिंता है। और वो चिंता, जैसे मैंने आपको पहले भी कही थी, उनकी स्टेटमेंट्स में दिख रही थी, 4-5 वीक्स, हो सकता है इससे ज्यादा टाइम भी लगे। और एक स्टेटमेंट उन्होंने इसी स्टेटमेंट के अंदर दी थी कि अभी तो ये 3 या 4 जो है जो हताहत हुए हैं, आगे और भी हो सकते हैं। तो और भी हो सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है वो बॉडी बैग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही बॉडी बैग्स आते हैं अमेरिका के अंदर, आप देखिएगा इनकी रेटिंग और प्लमेट करेगी, और कहीं ना कहीं अंदर से प्रेशर भी बनेगा, चाहे वो डेमोक्रेट से बने, रिपब्लिकन से बने, वो प्रेशर बनेगा कि आप युद्ध को रोकिए। और साथ में खुद भी ये 4 से 5 वीक कभी भी मेरे को नहीं लगता कि ट्रंप इतना लंबा एक्सटेंड करेंगे। अगर वो एक्सटेंड करेंगे तो जैसे जनरल साहब भी कह रहे थे कि ये वॉर ईरान के फायदे में चला जाएगा, चाहे ईरान को मिलिटरीली डीकैपेसिटेट कर सकते हैं, बहुत बुरा उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन का ढा सकते हैं, लेकिन ईरान भी कम से कम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स की मदद से इस युद्ध को विस्तार कर दिया उसने। 8 से 10 देशों के बीच में उसने हमले भी कर दिए हैं, और यहां तक कि अब वो रिफाइनरीज भी टारगेट कर रहा है और स्टेट्स ऑफ होर्मुज को भी टारगेट कर रहा है, वहां पे भी ऑयल टैंकर्स को उसने डुबोया है। तो इसका व्यापक इफेक्ट हो गया, और पूरे विश्व के लोग भी प्रेशर डालेंगे कि अब इससे आगे मत जाइए। अगर तेल की कीमतें $100 से ऊपर चली जाती है तो उसमें